हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज अपन बात करने वाले हैं रासायनिक बंध के बारे में, जो जेट 2005 से लेके 2019 तक आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने रासायनिक बंध के बारे में विस्तृत क्लासें ली थी और अपन इसका अध्ययन किया था। आज के क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का जवाब कमेंट करें। तो आज का अपना टॉपिक है रासायनिक बंध, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में सर्वाधिक सहसंयोजक लक्षण होते हैं। किसी यौगिक में सर्वाधिक सहसंयोजक लक्षण होते हैं। देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वाले जो ऑप्शन है आपके पास, CaCl2, BaCl2, BeCl2, MgCl2। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सहसंयोजक लक्षण कैसे निकाले जाते हैं। सहसंयोजक लक्षण फाजान्स के रूल के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं। तो फाजान्स का नियम क्या कहता है कि, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अपन इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए Ca+2 और Cl-, Ba+2 और Cl-, Be+2 और Cl- और Mg+2 और Cl-। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऋणायन है वो समान है सभी में, Cl-, Cl-, और धनात्मक, यहाँ देखिए धनावेश तो समान है, +2 है, परंतु यहाँ पे देखिए जो ऋणावेश है वो ऋणावेश भी समान है, परंतु इनका धनावेश का आकार भिन्न भिन्न है। तो ये मैं बता दूं, फाजान्स का नियम क्या कहता है कि सहसंयोजक गुण व्युत्क्रमानुपाती धनावेश का आकार की बात की जाती है। तो ये क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आकार, इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार है इनमें Ba का। सबसे बड़ा आकार किसका है? Ba+2 का। उससे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन हो गया? Ba+2। फिर उसके बाद में Ca+2, फिर हो गया Mg+2, और सबसे छोटा कौन है आपका? B+2। तो सर्वाधिक सहसंयोजक लक्षण किस में होंगे? BCl2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? BCl2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, जो है धात्विक बंध किन किन के मध्य बनता है। धात्विक बंध किन किन के मध्य बनता है? तो ध्यान दीजिए, धात्विक बंध नहीं है, यहाँ पे आयनिक बंध है। ये क्वेश्चन क्या था इसका? आयनिक बंध का था। तो ये क्या है आपका? आयनिक बंध किन किन के मध्य बनता है? तो आयनिक बंध किन किन के मध्य बनता है? विद्युत धनी एवं विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य आयनिक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। ये क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग थी। क्वेश्चन क्या था? आयनिक बंध किस किस के मध्य बनता है? तो विद्युत धनी एवं विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य आयनिक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। यदि यहाँ पे धात्विक बंध आता तो धात्विक बंध क्या होता है? दो धातुओं के मध्य बनने वाले बंधों को क्या कहते हैं? धात्विक बंध। क्या कहते हैं पढ़े? धात्विक बंध कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अपना अगला क्वेश्चन अपना, CCl4 में 4 क्लोरीन परमाणु है, किंतु यह AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता। क्योंकि, अब देखिए श्वेत अवक्षेप क्यों नहीं देता? क्योंकि अणु सहसंयोजी है, ये चीज़ सही है। अणु अध्रुवीय है, ये भी सही है, क्योंकि जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है वह क्या होता है? अध्रुवीय होता है। और जो अध्रुवीय होता है उसका द्विध्रुव आघूर्णन भी शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अणु क्या है? सहसंयोजी भी है, अणु अध्रुवीय भी है, और इसका द्विध्रुव आघूर्णन भी क्या है? शून्य है। जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है वह क्या होता है? अध्रुवीय होता है, और उसका द्विध्रुव आघूर्णन भी क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अपना है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करते हैं। SF6। क्या होता है? SF6। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण संकरण होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सल्फर है वो कितने से? 6 सिग्मा बंध बना रहा है। कितने सिग्मा बंध बना रहा है? 6 सिग्मा बंध बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6, जब 6 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण होता है sp3d2। जब कोई लोन पेयर ना हो और ओनली 6 सिग्मा बंध हो तो आंसर क्या होगा इसका? sp3d2। तो यहाँ से देखिए, एक सल्फर आ गया, 3 क्या आ गई? एक S आ गया, 3 P आ गया, 3 1 4 4 2 6।
तो इसका योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसमें संकरण कौन सा होगा sp3d2, क्योंकि सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है यहाँ पे 6। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण क्या होगा, सल्फर का संकरण क्या होगा sp3d2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है अपना, मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर से कमेंट करते रहिए, जिससे अपनी तैयारी का अवलोकन होता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपना, यह है R3N में नाइट्रोजन की संकरण स्थिति है। नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, और नाइट्रोजन की क्या करनी है, मुझे संकरण निकालना है। तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया R, ठीक है। एल के समूह जोड़ दिए। नाइट्रोजन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो कौन ले गए, एल के समूह ले गए, और एक लोन पेयर बच गया मेरे पास। एक लोन पेयर क्या हो गया, बच गया। तो 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर, तो संकरण कौन सा होगा sp3, कौन सा होगा आपका sp3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है वो है एसिटिलीन अणु में होते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2, क्या होता है आपका C2H2। तो C2H2 में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है C2H2। इसे क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। तो एसिटिलीन में देखिए H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड H। अब इसमें सिग्मा और पाई काउंट कीजिए। एक त्रिबंध में कितने सिग्मा होते हैं, एक त्रिबंध में दो पाई और एक क्या होता है सिग्मा होता है। तो काउंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी स्टूडेंट, देखिए कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए सिग्मा 1 2 3 तो क्या हो गए सिग्मा, और 2 क्या हो गए पाई। तो यहाँ से देखिए 3 सिग्मा और 2 पाई बंद पाए जाते हैं। तो इसके आंसर क्या होगा 3 सिग्मा और 2 पाई बंद। आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आपका डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जो अष्टक न्यून यौगिक होते हैं ना, वो है क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेहता क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए BCl3 क्या होगा आपका आंसर, इसका BCl3 इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक। यह क्वेश्चन जेड 2010 में भी आया हुआ है। कब आया हुआ है जेड 2010 में भी, जेड 2007 और जेड 2010 में ही इस क्वेश्चन का क्या हुआ था। जेड 2007 के बाद में जेड 2010 में इसका क्या हुआ था रिपीटिशन हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चे इसको सभी ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किसकी ज्यामिति पिरामिडीय है। निम्न में से किसकी ज्यामिति पिरामिडीय है। पिरामिडीय ज्यामिति किसकी होती है, जिसमें 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर पाया जाता है, उसकी ज्यामिति क्या होती है पिरामिडीय होती है। उसमें संकरण कौन सा होता है sp3 होता है। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से अपन को देखने पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये तो क्या हो गई नाइट्रोजन के, इसमें संकरण कौन सा हो गया sp3, कौन सा हो गया sp3, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, ठीक है। CH4 की बात की जाती है तो CH4 में तो यूं वाली संरचना आती है, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है चतुष्फलक की होती है। H2O की बात करें, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें भी संकरण कौन सा पाया जाता है sp3 पाया जाता है, परंतु इसकी शेप कैसी होती है वी शेप। कैसी शेप होती है कोणीय या वी शेप। लास्ट में बचा मेरे पास CO2, तो CO2 में देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है sp, कौन सा पाया जाता है sp। और इसकी आकृति कैसी होती है रेखीय। तो इसका देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ से भी बता दूं, क्योंकि NH3 की पिरामिडीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है पिरामिडीय, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा और एक लोन पेयर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा इसका आंसर NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, वो है देखिए स्टूडेंट्स,
फिर ये क्वेश्चन आ गया आपका जेड 2010 में। वही क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा था कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता या इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की अलगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वही BCl3। क्या हो जाएगा इसका आंसर ही BCl3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा sp3 संकरित अणु है। देखिए जो BF3 है, बोरोन के बाध्यता पोषण कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए F और ये F, तो इसकी तो ज्यामिति कैसी हो जाती है, कोणीय हो जाती है। इसमें संकरण कौन सा होता है sp2, इसमें तो कौन सा होता है sp2। फिर बात की जाए CF4 की, तो कार्बन के बाध्यता पोषण कितने इलेक्ट्रॉन, 4, F और F। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 सिग्मा बंधों को क्या किया इसने, निर्माण किया। तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलक की होती है, और इसमें संकरण कौन सा होता है, sp3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका CF4। N2 में नहीं पाया जाता कि N2 में ऐसे होता है N ट्रिपल बॉन्ड N और ये लोन पेयर। तो इसमें संकरण कौन सा होता है, sp। इसमें कौन सा होता है sp, और PCl5 में होता है sp3d, क्योंकि इसमें 5 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CF4। क्या होगा आपका CF4। नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना बेंजीन में अबंधों की संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कितने सिग्मा और कितने पाए जाते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूँ बेंजीन की, तो बेंजीन की कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसी होती है। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है क्या, ये वाली क्या होती है, बेंजीन की संरचना होती है। ये वाली क्या होती है, बेंजीन की संरचना होती है। परंतु इसको अपन यू ना लिख के कैसे लिखेंगे, अपन इसको प्रत्येक कोने पे कार्बन पाया जाता है, कार्बन 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 कार्बन, ये वाली होगी। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H H H H H H। फॉर्मूला होता है C6 से H6 होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ऐसी स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। अब दीबंद यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। तो अब काउंट कर लीजिए, अलग अलग काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा और कितने पाई पाए जाते हैं। गलत नहीं होने की संभावना इसमें कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ध्यान दीजिए इसमें 12 सिग्मा, कितने सिग्मा, 12 तो सिग्मा पाए जाते हैं, और 3 क्या पाई जाती है, 1 2 और ये कितने आ गई, 3। तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बना लीजिए आपके पास नहीं बनी हुई हो तो, कि एक बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद पाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, कितने सिग्मा बंद पाए जाते हैं, 12 सिग्मा बंद पाए जाते हैं और 3 पाई बंद पाए जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते रहिए और आज क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। यहाँ से देखिए अगला, BF3 के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर विद्यमान कक्षकों की ज्यामिति तथा उसका प्रारूप होता है। ध्यान दीजिए BF3 के चारों ओर, BF3 की चारों ओर कि कौन कौन सा तो क्या पाया जाता है, कौन सा तो संकरण पाया जाता है और इसकी ज्यामिति कैसी होती है। तो देखिए अपन BF3 से BF3 को जोड़ते हैं तो उसमें केलाबंध का निर्माण होता है, इसलिए इसमें समताक्ष समतलीय sp3 आकृति होती है। BF3 अकेले की तो आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणी होती है, और संकरण कौन सा पाया जाता है, sp2 पाया जाता है। परंतु इसके चारों तरफ विद्यमान और अणु है, जैसे BF3 को BF3 से जोड़ते हैं, जैसे Al2 अपन B2S6 देखते हैं, जैसे B2F6 देखें तो इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, और इसकी आकृति होती है श्रित समताक्ष से समतलीय होती है। अब नेक्स्ट देखिए H2O, H2S, H2SE, H2TE में किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम है। देखिए गलनांक और क्वथनांक को बंधों से देखा जाता है कि कौन सा बंध कितना मजबूत है। जो बंध जितना मजबूत होगा वह उतना ही क्या होगा, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्चतम होगा। तो देखिए अपने पास ऑप्शन में है हाइड्रोजन आबंध के कारण। ध्यान दीजिए H2 में क्या बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
इसके अलावा किस में पाया जाता है, NH3 में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, HF में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन अबंध के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक उच्चतम होता है। तो सबसे अधिक उच्चतम गलनांक और क्वथनांक किसका होता है, इसका होता है H2O का। किसका होता है, H2O का, जल का। किसका भाई, जल का। तो इसका क्रम कैसे होगा, H2O का सबसे अधिक होगा, फिर क्या होगा H2S, फिर H2SE, फिर क्या होगा H2T। ये इसका गलनांक और क्वथनांक का क्या रहेगा, क्रम रहेगा। क्या रहेगा, क्रम। तो यहाँ से देखिए H2 का गलनांक और क्वथनांक उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है। सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है। वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आया था उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो कैसे देखते हैं, देखिए इसको तोड़िए, Mg+2 और 2Cl-, इसको तोड़ेंगे Fe+3 और 3Cl-, फिर आपके पास है Na+ और Cl-, फिर आपके पास है Al+3 और 3Cl-। देखिए पहले बात तो आवेश देखिए, Cl 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 और Cl सब में ऋणात्मक सेम है, परंतु धनात्मक यहाँ देखिए Mg+2 है, Fe+3 है, Na+ है और Al+3 है। Na और Mg तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि सहसंयोजक गुण आवेश के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सहसंयोजक के लक्षण पाए जाएंगे। अब बचे कौन कौन, Fe+3 और Al+3। अब इनमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा आकार Fe+3 का है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जिसका आकार बड़ा होता है उसका सहसंयोजक लक्षण कम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा AlCl3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, AlCl3। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन अपना है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या होती है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये वाले फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आप इसको सही तरीके से नहीं कर सकते। तो देखिए अपना फॉर्मूला है CaC2। अब इसको बनाए कैसे, देखिए ऐसे बनता है CaC ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद बच जाते हैं, 1 2 तो सिग्मा, 2 1 3 तो सिग्मा हो गए और 2 क्या हो गई, पाई हो गई। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के मध्य। अब यहाँ से क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना होता है कि इसमें ओनली 2 कार्बन परमाणु के मध्य पूछा गया है, इस और इस कार्बन के मध्य पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए एक तो क्या हो गई, हो जाएगा सिग्मा और 2 क्या हो जाएगी, पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई बंद। यदि कुल पूछता तो इसमें आता 3 सिग्मा और 2 पाई बंद, और इसमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य पूछ रहा है तो क्या आएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई बंद। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से किसकी बंध लंबाई उच्चतम है। निम्न में से किसकी बंध लंबाई उच्चतम है। तो यहाँ से पहले अपन क्या निकालेंगे, बंध क्रम निकालेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। ये 8 8 16, 16 में से 2 गई तो कितनी बच गई, 14। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 18। इसमें कितनी होती है, 17। और इसमें कितनी होती है, 15। अब अपने को पता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 पाई जाती है उसका बंध क्रम कितना होता है, 3 होता है। जिसमें 18 पाई जाती है उसका कितना होता है, 1। जिसमें 17 1.5 और जिसमें 15 2.5। आपके जो भी वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के, उसमें देखना कि किस प्रकार से बंध क्रम निकाला जाता है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मैं आपको यहाँ से शॉर्ट में से बता रहा हूँ कि देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तो इसका बंध क्रम कितना होगा, 3 होगा। इसमें 18 है तो कितना होगा, 1 होगा। इसमें 17 है तो कितना आएगा, 1.5। और इसमें 15 है तो कितना आएगा, 2.5। अब देखिए जिसकी जितनी ज़्यादा बंध क्रम, जिसका जितना ज़्यादा बंध क्रम है उसकी बंध लंबाई उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान दीजिए बंध क्रम और बंध लंबाई में क्या संबंध होता है। यहाँ से देखिए बंध क्रम और बंध लंबाई में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती बंध क्रम। बंध क्रम बढ़ेगा तो बंध लंबाई घटेगी। तो सबसे ज़्यादा बंध क्रम किसका है,
O2 प्लस 2 का है, तो बंध लंबाई सबसे कम किसकी होगी, O2 प्लस 2 की। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी बंध लंबाई सबसे न्यूनतम होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसकी सबसे कम होगी। अब बंध लंबाई का क्रम भी लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिए सबसे अधिक तो किसकी होगी, O2 माइनस 2 की होगी, फिर इसके बाद में O2 माइनस, फिर उसके बाद में O2 प्लस, और सबसे कम होगी O2 प्लस 2 की। सबसे कम किसकी होगी, O2 प्लस 2 की होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक के नियम की पालना करता है। निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक के नियम की पालना करता है। अष्टक के नियम की पालना कौन करते हैं, जिनमें 8, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8, यानी केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। 5 क्या जुड़ गए, 5 प्लस 5 कितना हो रहा है यहाँ पे 10। तो ये तो क्या हो जाएगा, अष्टक प्रसार, अर्थात अष्टक के नियम की पालना नहीं करेगा। सेकंड है BF3, तो BF3 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 6। तो ये हो गया अष्टक न्यून यौगिक, जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम है, तो ये भी पालना नहीं करता। नेक्स्ट देखिए NaCl, क्या देखिए NaCl की देखिए, ये सीधा सिंपल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको त्याग देता है, किसको त्याग देता है भाई, इसको त्याग देता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके बाह्यतम कोश में एक था, एक इसको त्याग दिया, एक इसको त्याग दिया, इसको त्याग दिया। तो ध्यान दीजिए इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस सोडियम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन। यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अपना इसका अष्टक तो पूर्ण है, अष्टक से ज़्यादा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का तो होता है 3s2 3p5 होता है, किसको त्याग देता है, इसको त्याग देता है। तो यहाँ से देखिए एक इसको दे दिया, 5 और 2 7, 7 रहे कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद कितने हो जाएंगे 8। तो NaCl अष्टक के नियम की क्या करता है, पालना करता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको देता है, क्लोरीन को देता है, और इस प्रकार NaCl क्या करता है, अष्टक के नियम की पालना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। T आकृति के ClF3 अणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में पूछा गया है, और ये जेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए ClF3 है, क्या आपका है ClF3। Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, और ये क्या आ गया आपका 7, ये क्या आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 तो क्या पाए गए, 3 तो सिग्मा बंध पाए गए, और 2 क्या पाए गए, लोन पेयर, क्या पाए गए, लोन पेयर। तो 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 किसका योग होता है, sp3d का। तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3d संकरण पाया जाता है, और इसकी आकृति कैसी होती है, टी शेप। अब इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, जैसे ClF3 में संकरण कौन सा होता है, sp3d होता है। कौन सा होता है, sp3d होता है। ClF3 की आकृति कैसी होती है, टी शेप होती है, कैसी होती है, टी शेप होती है। इसमें कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, और 3 सिग्मा बंध पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, फाजांस नियम के संदर्भ में BaCl2 SrCl2 CaCl2 यौगिकों के गलनांक का सही क्रम है, गलनांक का सही क्रम है। मैं यहाँ से बता दूं, गलनांक फाजांस नियम के अनुसार गलनांक और क्वथनांक के धनावेश के आकार के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से देखिए BaCl2, यहाँ मेरे पास क्या है, BaCl2 SrCl2 और CaCl2 है। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ा आकार किसका इसमें, सबसे बड़ा आकार किसका है इसमें, आपका है BaCl2 का, फिर उसके बाद CrCl2 का, SrCl2 का, उसका सबसे छोटा कौन है, CaCl2। कौन है, CaCl2। तो देखिए इसका क्रम कैसे हो जाएगा, इसका क्रम देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं बेटा एक बार। यहाँ से देखिए सबसे छोटा कौन है, CaCl2, सबसे छोटा कौन हो गया CaCl2, उसके बाद में SrCl2, और उसके बाद में क्या आएगा आपका BaCl2। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो गलनांक और क्वथनांक समानुपाती धनावेश का आकार, गलनांक और क्वथनांक समानुपाती धनावेश का आकार। यहाँ पे देखिए ऋणावेश Cl और Cl सेम था,
तो इसीलिए ये धनावेश के आकार की क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस यौगिक में निम्न में से sp2 संकरण वाले अणुओं का समूह है। यहाँ से देखिए अलग अलग का निकालेंगे तो BH3 तो कौन सा पाया जाता है, बोरोन के बाध्यतम कोष्ठक कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ये, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्मा बंद हो गए, तो 3 सिग्मा sp2 CO2 में 2 सिग्मा और 2 पाई पाई जाती है, तो इसमें कौन सा होगा sp और C2H4 में संकरण पाया जाता है प्रत्येक कार्बन में sp2। तो यहाँ से देखिए एक में sp आ रहा है, दो में क्या आ रहा है sp2, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए C2H4 में कौन सा पाया जाता है sp2, SiF में कौन सा पाया जाता है sp और इसमें कौन सा पाया जाता है sp3, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। फिर देखिए BH3 में कौन सा पाया जा रहा है sp2, H2 में sp3, CCl4 में sp3। अब देखिए इसमें कौन सा पाया जाता है sp2, BF3 में sp2 और C2H4 में कौन सा पाया जाता है sp2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा। कैसे जाएगा, देखिए ये बोरोन है, बोरोन के बाध्यतम कोष्ठक में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये H, ये H, ये H, तो ये तो क्या हो गया आपका BH3, तो 3 सिग्मा बंद आता है, कौन सा जाएगा sp2। इसी तरीके से किसमें देख लेंगे अपन, BF3 में ये F, ये F और ये F, तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा sp2। और अब देखिए लास्ट में चलता अपने पास C2H4, तो C2H4 की देखिए संरचना कुछ ऐसी होती है, C H H H और H, ध्यान दीजिए 1 2 और 3 सिग्मा प्रत्येक कार्बन में देखा, जब भी कोई श्रृंखला में आए तो प्रत्येक कार्बन में क्या देखा जाता है, संकरण देखा जाता है। तो इसमें कौन संकरण होगा, प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा आयन है युग्म सर्वाधिक सहसंयोजक गुण बंदी या प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान दीजिए सर्वाधिक सहसंयोजक गुण कौन प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिए यहाँ ऋणावेश, देखिए सारे ऋणावेश सेम है और ऋणावेश का आकार भी क्या है, सेम है, सभी ऋणावेश सेम है और ऋणावेश का आकार भी क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए Na+, Mg+2, Al+3 और Sn+4, यहाँ से देखिए प्रत्येक का आवेश चेंज हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ +1 +2 +3 +4। तो आपको पता है सहसंयोजक गुण समानुपाती क्या होते हैं, धनावेश, तो सर्वाधिक धनावेश किस पे है, Sn पे है, तो इसका आंसर क्या जाएगा Sn+4, तो मीन्स ऑप्शन कौन सा जाएगा, चौथा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। SF6 अणु अष्टफलकीय है, सही बात है भाई, SF6 अणु क्या होता है, अष्टफलकीय होता है, सही है, क्योंकि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, sp3D2 पाया जाता है, sp3D2 संकरण पाया जाता है और sp3D2 संकरण की आकृति होती है अष्टफलकीय होती है। नेक्स्ट देखिए CH4 CCl4 अणु की आकृति समान है, क्योंकि दोनों में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 और इसमें भी कौन सा पाया जाता है, sp3, तो दोनों अणु की ज्यामिति क्या होगी, समान होगी, क्योंकि दोनों में क्या क्या पाए जा रहे हैं, 4 सिग्मा बंध पाए जा रहे हैं, इसलिए इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अणु की आकृति या देखिए संरचना होती है, देखिए जल के अणु की संरचना कैसी होती है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाध्यतम कोष्ठक कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसकी आकृति कोणीय होती है, ना कि क्या होती है, रेखीय। रेखीय आकृति किस में होती है, sp संकरण में होती है, sp3D संकरण में होती है, जहाँ 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंध आते हैं, यहाँ तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंध आ रहे हैं, तो इसकी आकृति कैसी होगी, कोणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन है और PC5 एक विकृत अणु है, सही बात है, ये भी सही बात है। तो यहाँ से देखिए ये वाला कथन क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं इसके कोणों को निर्देशित करती है समचतुष्फलक को। ध्यान दीजिए ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, ऐसी वाली संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ये CCl4 में, तो CCl4 कैसी संरचना बनाता है, समचतुष्फलक। ये कैसे होता है, कैसे संरचना बनाता है, समचतुष्फलक की संरचना क्या करता है, निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, समचतुष्फलक संरचना का क्या करता है, निर्माण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणु का समूह त्रिभुज बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए इसमें किसके केंद्रीय परमाणु संकरण कौन सा होगा, संभव त्रिभुज बनाया जा रहा है, मीन्स ऐसी संरचना बनाई जा रही है। और ऐसी संरचना आप सबको पता है किस में पाई जाती है, sp2 संकरण में। किस में पाई जाती है, sp2। संभव त्रिभुज मीन्स समतल त्रिकोणीय संरचना, समतल त्रिकोणी किस में पाई जाती है, sp2 में। तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अगला देखिए, विस्पर सिद्धांत के अनुसार SF6-2, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक को सुधारिए पहले। तो ये -2 SiF6-2, देखिए सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके SiF6 का निर्माण करता है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, अष्टभुजीय। कैसे आकृति होती है, अष्टभुजीय, क्योंकि ध्यान दीजिए SiF6-2 में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3d2 संकरण पाया जाता है। और sp3d2 संकरण की आकृति कैसी होती है, अष्टभुजीय। कैसे आकृति होती है, अष्टभुजीय। नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतों के मध्य एक साथ आयोजित रखते हैं, कौन सा बंध पाया जाता है। देखिए इसकी ग्रेफाइट की जो परतों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, वांडरवाल। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, वांडरवाल ऊर्जा पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इनमें फिसलन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन प्रबल अनुचुंबकीय है। ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी डिस्कस किए थे, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी अणु की चुंबकत्व का गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है, कि जितनी ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका आंसर उतना ही होगा। तो ध्यान दीजिए पहला क्या है, Cu+2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो कैसा होता है, Cu का होता है 4s1 3d10 होता है। तो Cu+2 का मैं आपको यहाँ समझा दूँ, Cu का होता है 4s1 3d10, क्या होता है, 3d10 होता है। तो अब यहाँ से देखिए Cu+2 का कितना हो जाएगा, 4s0 3d9। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 1। फिर बात की जाए Cu+ की, तो Cu+ का कितना हो जाएगा, 4s0 3d10। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। Cr का क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। ये किसका होता है, Cr का होता है। ये किसका होता है, Cr का होता है। तो देखिए Cr बराबर तो क्या आ गया, 4s1 3d5। तो Cr+ कितना हो जाएगा, 4s0 3d5। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई, 5। फिर आता है आपका Cr+3, तो Cr+3 में कितना जाएगा, 4s0 3d3। इसमें कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या किसमें दिखाई दे रही है, Cr+ में दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, Cr+। जितनी ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक क्या होगी आपकी, क्या होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है PCl5 की संकरण अवस्था। PCl5 की संकरण अवस्था, तो ध्यान दीजिए 5 सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। ये क्या होता है आपका, फास्फोरस होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जुड़ते हैं, फास्फोरस, यहाँ से देखिए Cl 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 और Cl, ये है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करता है। और इसमें 5 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो इसका आकृति, इसका संकरण कौन सा होगा, sp3d संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण। और ये जेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक जेड में आए हुए क्वेश्चनों का अपन विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए CCl4 में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक। कौन सा पाया जाता है, सहसंयोजक। Cl2 में सहसंयोजक, इसमें सहसंयोजक। और MgCl2 में Mg+2 और 2Cl-। तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 30। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसमें देखिए H2O, H2S, H2Se, H2Te में एक
इसका क्वथनांक अधिकतम है, तो ध्यान दीजिए अधिकतम कौन होगा, H2 का गलनांक और क्वथनांक अधिकतम होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक उच्चतम होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ज्यामिति DsP2 संकरण को प्रदर्शित को ये मेल खाती है। ध्यान दीजिए ये जेड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसकी आकृति कैसी होती है, वर्ग समतलीय। कैसी होती है, वर्ग समतलीय। देखिए चतुष्फलकीय किसकी होती है, sp3 संकरण। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय sp3d, ठीक है। अष्टफलकीय sp3d2 और वर्ग समतलीय होती है आपकी DsP2। किसकी होती है, DsP2 संकरण में वर्ग समतलीय संरचना पाई जाती है। तो अपने क्वेश्चंस का ध्यान यहीं पे होता है। ये अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आ गया, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करता है। किसी भी पदार्थ की अनुचुंबकीय या चुंबकीय प्रकृति को कौन व्याख्या करता है, MOT सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, MOT सिद्धांत, अणुकक्षीय सिद्धांत। कौन सा होगा आपका, अणुकक्षीय सिद्धांत। ध्यान दीजिए अनुनाद द्वारा स्थितियों को बताया जाता है, विस्फोट सिद्धांत द्वारा ज्यामिति को बताया जाता है, और संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा संकरण को बताया जाता है। किसको बताया जाता है, संकरण को बताया जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये अपील करता हूँ कि सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।